श्रीमती मंदा चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर भौतिक चिकित्सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान की निदेशक श्रीमती स्मिता जयवंत की ओर से इस वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। यह संस्थान चलने फिरने की समस्या से ग्रस्त दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक चलन उपकरण उपलब्ध कराने के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में चोट या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुए दर्द, जकड़न, मोच जैसी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। संस्थान में बाल रोगियों को उपचार की भी पूरी व्यवस्था है। संस्थान के फिजियोथेरेपी व ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभागों में रोगियों को उपचार देने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है और अनुभवी थेरेपिस्ट इन्हें आवश्यक थेरेपी देते हैं। साथियों, गत वर्ष सितंबर माह को इस संस्थान में पोषण माह के तौर पर मनाया गया था तथा पोषण के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा मार्च माह के दूसरे सप्ताह को पोषण पखवाड़े के तौर पर मनाया गया है। भारत सरकार ने पोषण पखवाड़े के दौरान आंगनवाड़ियों में पोषण महत्व के पौधे उगाने तथा कुपोषण से बचाव, पोषण वाटिका आदि के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए पोषण पंचायत आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संस्थान ने अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ अपने प्रांगण में पोषक तत्वों से भरपूर वृक्ष लगाए तथा साथ ही संस्थान इस वेबिनार का आयोजन भी कर रहा है, जिसमें कुपोषण को रोकने के उपायों, मानसिक स्वास्थ्य पर पोषण के महत्व और आयुर्वेदिक उपयोगिता के पेड़ पौधों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। संस्थान के जनरल फिजिशियन डॉक्टर विजय हमें कुपोषण के संबंध में जानकारी देंगे, जबकि आयुर्वेद फिजिशियन डॉक्टर जैन ऐसे वृक्ष और पौधों के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार करने में किया जाता है। डॉक्टर SC वर्मा हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं और ये भोजन से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि इस वेबिनार से आप सभी लाभान्वित होंगे तथा पोषण के महत्व को करीब से जानेंगे। संस्थान की गतिविधियों के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। यदि आपके पास इस संबंध में कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप मेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है diriph@nic.in। और अब प्रस्तुत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही वेबिनार। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन, आयुर्वेदाचार्य, इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट हूँ। आज कुछ हम मेडिसिन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले हम घृतकुमारी के बारे में बात करते हैं। घृतकुमारी एक बहुउपयोगी प्लांट है। इसका बॉटनिकल नेम एलोवेरा है, जो कि बाज़ार में इसी नाम से काफ़ी प्रचलित है। एलोवेरा में बहुत सारे तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, शुगर है, लिनिन और स्पोनिस, सैलिसिलिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इसमें विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालते हैं। और इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड के रूप में और कोलिन भी पाया जाता है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसका प्रयोग जो है, इसका पल्प प्रयोग में आता है और इसको पल्प को लेकर इसके रस निकाल कर इसको प्रयोग किया जा सकता है और इसके बेनिफिट्स निम्न प्रकार हैं। अब हम आंवले के मेडिसिनल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। आंवला एक बहुत प्रचलित फल है जो कि सर्दियों में आसानी से उपलब्ध होता है। इसमें बहुत सारे गुण हैं। विटामिन C और विटामिन E इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट इसमें 8 ग्राम्स होते हैं, फैट इसमें एक सर्विंग में 1 ग्राम्स होती है, फाइबर्स 3 ग्राम्स होते हैं, शुगर इसमें 0 होती है। और सभी इसका रस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बहु प्रचारित प्रयोग इसका च्यवनप्राश के रूप में प्रयोग किया जा रहा है आजकल। आंवले को किसी भी रूप में प्रयोग करें, ये जो है इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। आंवले के मुख्य रूप से ये इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है, बालों के लिए भी उपयोगी। इसका बालों में प्रचारित इसका तेल आंवला हेयर ऑयल आता है, बालों के लिए बहुत उपयोगी है। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आंखों के लिए बहुत उपयोगी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एनीमिया में फ़ायदा करता है, ब्लड प्योरीफायर है, यूरिन को ठीक लाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारे विटामिन सी एक प्रॉपर्टी होती है, कैल्शियम को एब्जॉर्व करने में विटामिन सी की हेल्प होती है। इसलिए विटामिन सी के रूप में अगर आंवले का हम प्रयोग करें तो कैल्शियम हमारी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्व होने लगते हैं, जो कि हमारी बोन्स के लिए बेनिफिट होता है। और एंटी एजिंग है, हमारे शरीर पर एज का इफेक्ट कम आता है। इसका प्रयोग करें, इन चीज़ों में लाभ उठाएं। अब हम मोरिंगा प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। इसका एक बहुत प्रचलित नाम है ड्रमस्टिक, इसको सामान्य भाषा में बोला जाता है। इसका बॉटनिकल नेम मोरिंगा ओलिफेरा है। इसमें 1 कप लगभग 21 ग्राम्स में 2 ग्राम्स प्रोटीन होता है, विटामिन 6 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन सी होता है, आयरन और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, एंड विटामिन ए होता है। और इसमें मैग्नीशियम आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है। अब मोरिंगा के बेनिफिट्स की बात करते हैं। मोरिंगा हमारी स्किन के और हेयर के लिए बहुत उपयोगी है। किसी भी प्रकार का बॉडी में अगर स्वेलिंग है उसमें प्रयोग किया जाता है। लीवर को प्रोटेक्शन देता है। कैंसर के सहायक चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। स्टोमक की कंप्लेंट्स हैं, जो पेन होता है उसको बहुत फ़ायदा करता है। इसमें हमारे बोन्स को हेल्दी करने के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं इसके। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करता है और किसी भी तरह का बॉडी में वुंड्स हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है और डायबिटीज़ में कंट्रोल करता है। इसके पत्तियों का प्रयोग किया जाता है और साधारण रूप से, सामान्य रूप से ग्रीन पत्तियाँ यूज़ करनी चाहिए। और बाज़ारों में इसकी उपलब्धता काफ़ी मात्रा में, इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएँ। अश्वगंधा एक एनिसेंट मेडिसिनल हर्ब है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये मेल्स में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज़ करके मेल्स की इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसको बॉडी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड का प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। अब हम जामुन के बारे में बात करते हैं। जामुन एक पावर हाउस है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए। इसमें विटामिन्स ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम जामुन के बेनिफिट्स से बात करते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, इसका काफ़ी सहायक होता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें। हार्ट को हेल्दी रखता है। हमारे गम्स और टीथ को ये हेल्दी रखता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी, एंटी मलेरियल इसके प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसका प्रयोग करें। भृंगराज एक बहुत वैल्यूएबल प्लांट्स है। इसमें फाइटोकेमिकल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे एल्कोलाइड्स हैं, पॉलीसिस्टाइन्स हैं, थायोपीन है, डायरेटिज है, फ्लेवोनाइड्स हैं एंड ट्राइपेंट्स हैं। ये एक प्रोटीन, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट का काम इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारे फंक्शनों इसके होते हैं। भृंगराज के बेनिफिट्स की बात करते हैं। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके पत्तों का रस प्रयोग किया जाता है। हमारी हेयर्स को गिरने से रोकता है, गंजापन को दूर करता है, डैंड्रफ आदि में बहुत सहायक है। इसको हेयर ग्रोइंग, सफ़ेद बालों को समय से पूर्व सफ़ेद बाल होने से रोकता है। इसमें न्यूट्रिशन बालों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। लीवर को क्लीन रखता है और इसके हेल्दी स्किन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम नीम के बारे में बात करते हैं। नीम एक बहुत उपयोगी प्लांट है। इसके पत्ते, छाल, बीज, इसका सभी प्रयोग होता है। इसके मुख्य रूप से इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस, विटामिन सी आदि इसमें पाया जाता है। इसमें ट्राइसाइन एस्पेरिक एसिड, एल्कलाइन, पैराल्डाइन, ग्लूकोमाइन एंड सिस्टाइन लाइक अमीनो एसिड्स एंड सेवरल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। नीम का सबसे उपयोग है, ओरल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। इसका प्रयोग
दातुन के रूप में बहुत सभी लोग जानते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। किसी भी तरह का वुंड्स और अल्सर हो इसका ट्रीटमेंट करने में सहायक होता है। ब्लड को प्योरीफायर करता है। किसी भी तरह के पेन एंड स्वेलिंग को दूर करता है। डायबिटीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है और हमारी स्किन के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग है। गिलोय, गिलोय के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा नाम आयुर्वेदिक नाम में अमृता भी इसको कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, लाइकोपिन, कैरोटीन और एंटी एजिंग इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। गिलोय के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। गिलोय में बहुत प्रचारित एक गुण है, इसका इम्यूनिटी को बढ़ाती है। किसी भी तरह का फीवर हो, सभी तरह के फीवर में इसका रस को प्रयोग किया जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। डायबिटीज़ में इसका फ़ायदा होता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर करती है। एंटी आर्थराइटिस होती है, आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। और अस्थेमेटिक इसमें प्रयोग किया जाता है। आजकल कोरोना के टाइम में इसका प्रयोग सभी रूप इसको आयुष क्वाथ के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुउपयोगी प्लांट है, इसको सबको यूज़ में करना चाहिए। अब हम तुलसी के बारे में बात करते हैं। तुलसी एक बहुउपयोगी प्लांट्स है। भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में ये पाया जाता है। आमतौर से घरों में इसको सब पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे ओलेनिक एसिड, यूरोसोलिनिक एसिड, रोसोमेनिक एसिड, यूगुलोनिल, कार्बोनिक, लोनिक एंड बिकार्बोनेट इसमें पाए जाते हैं। तुलसी इज रिच विटामिन सी एंड जिंक। अब हम तुलसी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। किसी भी तरह के फीवर हो और पेन को ये दूर करता है। कोल्ड, कफ और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका बहुत उपयोग है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं। सभी तरह के हार्ट के इम्प्रूव करने में फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ को फ़ायदा करता है। किडनी और स्टोन और अर्थराइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी तरह के स्किन एंड बालों के लिए उपयोगी है। अब हम बेल के बारे में बात करना चाहते हैं। बेल एक बहुउपयोगी फ्रूट्स है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, राइबोफ्लाविन एंड विटामिन सी। इसमें विटामिन B1, B12, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नाइसिन, कैरोटीन एंड गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड कैल्शियम, पोटेशियम आदि इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बेल के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इसका प्रयोग होता है। ये कैंसर के रिस्क को कम करती है। स्टोमक की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करता है। स्किन के इन्फेक्शन को लड़ने में सहायक है। इसके बॉडी में प्रिवेंट्स बैक्टीरिया इंक्लूड डायरिया। हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, किसी भी तरह के बैक्टीरिया उनको लड़ने में सहायक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने प्लांट्स के बारे में बताया गया, कृपया इनकी जानकारी लेकर अपने जीवन में प्रयोग करें। धन्यवाद। डॉक्टर विजय कुमार आज आप लोग को कुपोषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुपोषण होता क्या है? कुपोषण शरीर के अंदर संतुलित आहार जब लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण होता है। कुपोषण में आदमी कोई भी खाना एक ही तरह का ज्यादा खा लेना या गलत तरह का पौष्टिक आहार खा लेना या कम खाना, उससे भी कुपोषण होता है। कुपोषण में आदमियों के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इस तरह के आदमी बहुत जल्दी ही बीमारियों का शिकार हो जाता है। खास करके बच्चों और महिलाओं में देखा गया है कि कुपोषण के चलते कई सारी बीमारियां होती है, जैसे महिलाओं में घेंघा रोग, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, ये भी कुपोषण के चलते ही होता है। बच्चों में हड्डियां मुलायम होने लगती है और कमजोर होने लगती है, जिससे हड्डियों में टेढ़ापन होना शुरू हो जाता है। ये कुपोषण के चलते होता है। रतन भी कुपोषण के चलते ही होता है। कई सारी बीमारियां, इवन जो देखना कम हो जाना, आँख की रोशनी चला जाना, ये सारी चीज कुपोषण से होता है। अब कुपोषण के लक्षण क्या है? तो कुपोषण के लक्षण जब आदमियों में या बच्चों में डेवलप होना, ग्रोथ होना कम हो जाता है, कोई काम करते समय थोड़ी ही देर में थकान सा महसूस करने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है,
आदमियों के आंख के बीच में झुर्री पड़ जाती है या कालापन धब्बे हो जाते हैं, कोई काम करने का जोश नहीं रहता है, उसकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है और बाल सूखे हो जाते हैं, चमक खत्म हो जाती है। और बच्चों में देखा गया है कि इसके पैर हाथ पतले हो जाते हैं और पेट बड़ा हो जाता है। ये सारे लक्षण है, कई तरह के और लक्षण है जो कि कुपोषण के चलते होता है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि कुपोषण की हम कोई भी बीमारी को से लड़ सकते हैं। कुपोषण यदि अच्छे डाइट लेंगे तो इम्यूनिटी अच्छा होगा, जिस चलते हम कई सारी बीमारी से लड़ सकते हैं। अभी इम्यूनिटी की बात काफी चल रही है, यही कि इम्यूनिटी होता कैसे है। जब हम संतुलित आहार लेंगे जिसमें कि सारे चीज विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, जिससे हम बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं। अब बता रहे हैं कुपोषण के कारण। मुख्य रूप से कारण गरीबी, अशिक्षा, जानकारी का अभाव, ये सब कारण होते हैं कुपोषण का। गरीबी के चलते आदमी पौष्टिक आहार खरीद नहीं पाते हैं, जैसे घी, दही, दूध, फल और कई सारे चीजें होते हैं जो कि पौष्टिक आहार जिसमें मिनरल्स होते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं और जिस कारण वो खा नहीं पाते हैं। और इस तरह के आदमी एक ही तरह की अनाज से अपना पेट भर लेता है, जिस चलते ये सारे मिनरल्स जो बताए आपको, विटामिन की कमी होती है तो कुपोषण होता है। दूसरा, जानकारी का अभाव। कुछ आदमियों, जैसे खास करके देहात और गांव में आदमियों को पता नहीं रहता है कि पौष्टिक आहार क्या है। उसे जिस तरह का खाना मिलता है, एक ही तरह का खाना मिलता है, वो उसको भर पेट खा लेता है और अत्यधिक खा लेता है, जिस चलते अब जो संतुलित आहार, बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसकी कमी हो जाती है, जिस चलते कुपोषण होता है। दूसरा, और शिक्षा, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जानकारी या ज्ञान नहीं है, वो भी इस तरह के शिकार होते हैं कि कई तरह के जो संतुलित आहार है वो न लेके एक ही तरह के खाना खाते हैं। ये कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण से बचाव। सबसे पहला है कुपोषण से कैसे बचा जाए। अभी हमने बताया कि शिक्षा देना, जागरूक करना कि हम जो खाना खा रहे हैं इसमें क्या क्या चीज जरूरी है। जैसे खाना में केवल प्रोटीन की जरूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट भी होते हैं। इसके अलावा विटामिन जो कि हमें बीमारी, कई सारी बीमारियों से बचाता है, मिनरल्स जो भी हमारे बॉडी निर्माण या सारी चीज में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज होना चाहिए, ये जागरूक करना होगा हर व्यक्ति को जो कि इसके बारे में नहीं पता हो और जो कुपोषण के शिकार हो। कभी कभी देखा गया बच्चों कुपोषण के चलते काफी कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। इस तरह के बच्चों को जल्द से जल्द डॉक्टर से दिखाना चाहिए। बच्चों में हड्डी ही केवल दिखती है, मांस नहीं रहता है, पूरे स्किन लूज हो जाता है, झुर्री हो जाता है, तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर से दिखाना चाहिए और डॉक्टर के सलाह अनुसार दवा लेना चाहिए। कभी कभी कुपोषण, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुपोषण में कुपोषित हो जाने के कारण उसको उसके बच्चे पे और महिला दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। इसके बारे में भी उसको जानकारी देना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी यानी गर्भवती के समय में क्या क्या चीज खाना चाहिए, और ताकि उसके बच्चे स्वस्थ रहे और खुद भी स्वस्थ रहे। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो फिर फ्यूचर भी स्वस्थ होगा उनके। यही सब चीज है। और अब अंतिम में यही बताना चाह रहा हूँ कि आदमी दवाइयों के पीछे न भागे, बल्कि पौष्टिक आहार के पीछे भागे, जिससे कि काफी सारी बीमारी से आप अपने आप दवा न लेके खुद बच सकते हैं। थैंक यू। I am Dr. A.C. Verma. I have retired from Safdarjung Hospital, Department of Rehabilitation. I have worked there as a senior clinical psychologist for about 30 years. After my retirement,
Now currently I am working at Deen Dayal Upadhyaya Institute for last 6 to 7 years in the capacity of visiting clinical psychologist. Here in this department I am attending patients like mental retardation, anxiety, depression and other problems of psychological nature. I am giving counseling to the patients. I am doing the diagnostic work also, evaluating psychologically the patient's intelligence and other psychological aspects of personality by administering different kinds of psychological tests. Now I would like to tell you whether there is any correlation between nutrition and mental health. It has been found, to the best of my knowledge and experience, as far as mental illness is concerned, there is no direct relation between the nutrition and the mental illness. But pause दे सकते हैं. But at the same time, it is equally true that there is a definite correlation between nutrition and mental retardation. Pause कर दो. So many studies have been conducted and it has been found that poor nutrition during certain periods, the period which is को रिपीट करें जो बोल चुके हैं. There is authentic report that poor nutrition plays great role in causing mental retardation, especially it causes mild degree of mental retardation. When I say mild degree of mental retardation, that means the intelligence level, which normally we call it IQ, it is between 50 to 70, and it has been found that poor nutrition, it causes mild degree of mental retardation in the child. So many studies in this regard has been done, and consistently this has been found so. The studies have shown that especially during the period from conception up to 2 years of child's age, nutrition plays a very crucial role in causing the intellectual level of the child. During pregnancy, between 12 to 18 weeks, this poor nutrition plays very important role in causing mental retardation, and again from birth up to the end of second year of the child, this plays bigger role in causing mental retardation. If the child is not getting proper nutritious food during these periods, the studies have shown that there is a definite impact on the mental growth of the child. This stage, I would like to tell you that there are 4 categories of mental retardation. One is the mild degree of mental retardation, another is the moderate degree of mental retardation, then there is a third category, severe degree of mental retardation, and then profound degree of mental retardation. This classification is based on the IQ range of the child. Particularly, as I told you earlier also, that due to poor nutrition,
between these two periods, that is 12 to 18 weeks of pregnancy period and from birth up to 2 years of the child's age. If the child is not getting proper nutritious food, then there is always a chance of mental retardation when the child is born. During early childhood, this mental retardation is reflected in the sensory motor skills of the child, speech and language, self-help skills, and socialization. It has been found that there are deficits in these areas during early childhood. When the child grows older, then it is reflected in the academic skills. It is also reflected in the reasoning and judgment capacity of the child, and also the social skills. You will find that there are deficiencies in the development of these skills during late childhood period. When the child further grows older, then it is reflected in the vocational activities as well as social responsibilities. What happens that the mild degree of mentally retarded children, they have to face great difficulties in the adjustment at the vocational level also. They are not able to carry on the social responsibilities expected of his age. अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि when the child becomes mentally retarded of mild degree, the matter does not end there, वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है. इसके साथ साथ बहुत से अदर प्रॉब्लम्स भी डेवलप होते हैं बच्चों में. पर्टिकुलरली ऐसे बच्चे, उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है. से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम ऐसे केसेस में पाए जाते हैं. मोस्टली बच्चे दे स्टार्ट शोइंग वायलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स. उनमें वायलेंट बिहेवियर डेवलपमेंट हो जाता है. डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर शुरू हो जाता है बच्चों में. डिसरप्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर शुरू हो जाते हैं. इस तरह से डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों में स्टार्ट हो जाता है. सो केवल मेंटली रिटार्डेड ही नहीं बच्चे में होता है, साथ साथ ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाते हैं. इसके वजह से फैमिली भी इफ़ेक्ट होता है. फैमिली में पेरेंट्स, बहुत से केसेस में देखा गया है कि ऐसे बच्चों के माँ बाप आगे चलकर, बिकॉज इट इज़ ए परमानेंट कंडीशन, मेंटल रिटार्डेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ ए परमानेंट कंडीशन. एक बार जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, वो सारी ज़िंदगी मेंटल रिटार्डेड ही रहता है. ऐसे केसेस में पेरेंट्स को बहुत कुछ झेलना पड़ता है. मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, और ये सहते सहते फैमिली का इन्वायरमेंट भी बिगड़ने लगता है. ऐसा अक्सर देखा जाता है, स्पेशली मदर जिनको कि ज़्यादा फेस करना पड़ता है बच्चे को, उनमें डिप्रेशन के भी सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं. इस तरह की भी चीज़ें पाई जाती है. बहुत से मदर डिप्रेशन की वजह से यंग होते हुए भी, बिकॉज दे हैव गॉट वन मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, कभी कभी वो ये डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए. नतीजा क्या होता है कि उनके इस डिसीजन से इसका भी इफेक्ट आगे चलकर फैमिली के ऊपर पड़ता है. ऐसे केसेस में ख़ास तौर पर काउंसलिंग पेरेंट्स के साथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है. उनको ये समझाना पड़ता है काउंसलिंग के माध्यम से कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे केसेस हों, और उनको डिप्रेशन से बाहर लाना पड़ता है. डिप्रेशन से जब तक अगर बाहर नहीं आएंगे तो बच्चे की जो कैपेसिटी है
उस कैपेसिटी को वो डेवलप करना में भी असमर्थ हो जाते हैं पेरेंट्स। पॉज कर दो। माइल्ड डिग्री के मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, जब ये बड़े होते हैं, जब इनकी उम्र 17 साल, 18 साल, 19 साल या और भी जब बड़े होते हैं, वो अपने को कंपेयर करना शुरू करते हैं घर के और अपने भाई बहनों से। और जब वो पाते हैं अपने को कि हम और भाई बहनों के कंपैरिजन में पीछे हैं, इसके वजह से उनको बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप होती है। और वैसे केसेस में ये बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स और भी एग्रेसिव हो जाते हैं, हॉस्टाइल होने लगते हैं। इनमें सिबलिंग राइवलरी भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे दूसरे भाई बहन जिस तरह से और स्कूल में जा रहे हैं, मुझे भी उसी के स्कूल में जाना है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में उनके डेवलपमेंट होते हैं। उनको इतनी नॉलेज होती है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ करने के लिए, लेकिन वो कंपेरिजन करने लगते हैं और कंपेरिजन करने की वजह से उनको में फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी भी डेवलप होती है। और इसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा वायलेंट होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ये भी देखा गया है कि जब ये और भी बड़े होते हैं तो वैसे कंडीशंस में इनके मन में इच्छाएं भी जगने लगती है। वो चाहते हैं मेरी भी शादी हो जानी चाहिए, जबकि ये पाया जाता है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे, चाहे भले वो माइल्ड डिग्री के ही क्यों नहीं हों, उनमें शादी बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के रिसर्च में पाया गया है कि अगर एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, अगर उसकी शादी आप कर देते हैं तो उस केस में अगर उसके जब बच्चे होंगे तो 75% केसेस में देखा जाता है कि वो बच्चा भी मेंटली रिटार्डेड ही होगा। इस तरह से फैमिली का ये प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई करते जाता है। इसलिए डॉक्टर्स ये एडवाइस देते हैं, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि क्या मैं शादी इस बच्चे को कर दूं, कहीं इस शादी करने से शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उस हालत में भी पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। ये बातें उनको कन्विंस करना कि नहीं, ये प्रॉब्लम अभी तो आपको यहीं तक है इस फैमिली में, लेकिन आगे के जनरेशन में ये प्रॉब्लम आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर एक पेरेंट मेंटली रिटार्डेड है तो उस केस में 75% चांस रहता है कि जब उसका बच्चा होगा तो मेंटली रिटार्डेड ही होगा। इस तरह से वो प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता है परिवार का। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम माइल्ड डिग्री मेंटली रिटार्डेड केसेस में होते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत से केसेस में देखा जाता है कि बच्चे को हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं, जिनको हम लोग मेडिकल टर्म में ADHD बोलते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चों का एक जगह वो टिक के नहीं बैठते हैं, हमेशा इम्पल्सिव रहते हैं। जो डिमांड्स मन में आता है वो चाहते हैं कि वो मेरा डिमांड इमीडिएटली फुलफिल हो। अगर पेरेंट्स नहीं करते हैं उस डिमांड्स को फुलफिल तो उनका बिहेवियर का प्रॉब्लम और बढ़ने लगता है। इस तरह से मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जितना बच्चा सफ़र करता है उससे ज़्यादा फैमिली सफ़र करते हैं। दूसरे बच्चे जब देखते हैं कि माँ बाप इस बच्चे को उसकी बीमारी की वजह से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उनके दिमाग में सिबलिंग राइवलरी शुरू हो जाती है। उनके मन में इस बच्चे के प्रति गुस्सा भी आने लगता है, उसके प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये आता है कि माँ बाप मेरे हम लोग का ध्यान नहीं दे रहा, सारा ध्यान इसी बच्चे पर दे रहे हैं। इस तरह से तरह तरह के प्रॉब्लम्स फैमिली में शुरू हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे केसेस में जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो, फैमिली काउंसलिंग करनी ज़रूरी होती है। फैमिली काउंसलिंग मीन्स काउंसलिंग सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, साथ साथ उनके अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली के साथ भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। उनको समझाना पड़ता है
कि हाउ टू डील इन सच केसेस, किस तरह से ऐसे बच्चों के साथ, क्योंकि एडजस्टमेंट का इनका प्रॉब्लम हो। ये भी देखा गया है कि कुछ माइल्ड डिग्री के मेंटली रिटार्डेड जो केसेज होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, इनको कुछ नौकरियां भी दिलाई जा सकती हैं जिसमें बुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको कहीं पीएन की नौकरी, स्कूल में रूटीन एक्टिविटीज़ करने की, कोई फाइल कोई एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम, ये सब काम में इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है जो माइल्ड डिग्री के हैं। और लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि क्योंकि इनको बुद्धि कम होती है, इनका एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम तो हर जगह रहता है, और इसके लिए जब तक इनको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, वोकेशनल एरियाज़ में भी इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। यही कारण होता है कि इनको कहीं एक जगह अगर आप नौकरी में रख भी देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो परेशान होकर कहते हैं कि भाई इनसे हमारा काम नहीं चलने वाला है, इनको आप ले जाओ यहाँ से। जब ये छोटे होते हैं, स्कूल में आप डालते हो तो टीचर्स कुछ दिनों के लिए तो रख लेते हैं, उसके बाद जब देखते हैं कि ये बच्चा दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, किसी की कॉपियाँ छीन लेता है, तो टीचर्स भी कहने लगते हैं कि भाई इसको स्कूल से निकल जाओ। सारा प्रॉब्लम आप देखेंगे घुमा फिरा कर पेरेंट्स और फैमिली के ऊपर होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि माइल्ड डिग्री ऑफ मेंटली रिटार्डेड केसेस में ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चे को इतना ज्ञान भी रहता है, वो चाहता है कि नहीं मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी नौकरी करूंगा, मेरी भी शादी होनी चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम एडजस्टमेंट का तो उसको जहाँ भी होगा उसके साथ होगा ये प्रॉब्लम। इसलिए सबसे ज़रूरी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, जैसा कि रिसर्च में पाया गया है, स्टडीज़ में पाया गया है, particularly during developmental period, means 12 week to 18 weeks during pregnancy and birth to 2 years of age, इस पीरियड में ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन का एडिक्वेट इनटेक बच्चे को मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का भी इनटेक होना चाहिए, और ये डॉक्टर की सलाह पेरेंट्स को मानना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज के इस वेबिनार में हमने पोषण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा यह जाना कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास में पोषण का कितना महत्व है। पोषक आहार न केवल हमारे तन को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। किसी देश या समाज का विकास भी तभी संभव है जब वहाँ के निवासी स्वस्थ रहें। इसीलिए हमारे खुराक में पोषक तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे संस्थान के जनरल फिजिशियन डॉक्टर विजय से कुपोषण के संबंध में जानकारी प्राप्त की और आयुर्वेदिक फिजिशियन डॉक्टर जैन ने हमें ऐसे वृक्ष और पौधों के बारे में बताया जिन्हें हम आसानी से अपने घर और आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं और जिनमें भरपूर पोषण मौजूद होता है। साथ ही संस्थान के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर AC वर्मा ने भोजन से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की है। हमें आशा है कि इस वेबिनार से आप सभी को पर्याप्त ज्ञान मिला होगा और हमारे जीवन में पोषण का महत्व को आपने करीब से जाना होगा। संस्थान के गतिविधियों के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए संस्थान के वेबसाइट www.iphnewdelhi.in पर विज़िट किया जा सकता है। यदि आपके पास इस संबंध में कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप मेल भी भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है diriph@nic.in। धन्यवाद।